तो भाई जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई सर। सीए फाउंडेशन सितंबर 25 का इंपॉर्टेंट पार्ट 2, जहां मैं बताने वाला हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस बार हाईली एक्सपेक्टेड है, जिसको तुमको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। और सर इतना कर लो ना तो पास हो तुम। सर आप ये कैसे कहते हो? तुम्हारे सामने पुराना डेटा रखा हुआ है कि भाई जनवरी 25 में 92 मार्क्स का आया था टोटल 120 में से, और 111 नंबर का आया था मई 25 में। तो तुम फेल तो नहीं होने वाले, इतना तो तय है। जितना बता रहा हूं ना उतना अच्छे से करोगे ना? बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। तो क्या हाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदो? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत सॉलिड चल रही होगी। सर देखो मैं ना तुमको एक बात बताता हूं कि इसका जो पार्ट 1 है ना, वो तुम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थंबनेल पे मिलेगा, और पार्ट 2 हमारा आईसीए और सोगा के थंबनेल पे मिलेगा। तो तुम सर्च कर लेना। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मस्ट टू वॉच है। ओ भैया 20,000 व्यूज आ चुके हैं अभी तक। टोटल तो 80,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, हर अटेम्प्ट में 20,000 ने तो इंपॉर्टेंट देख लिया। अब वो इसके भरोसे जा रहे हैं, कहीं तुमसे छूट ना जाए मेरे भाई। तो उसको जाके जरूर देख लेना, पार्ट 1 है ना। अगर आप पार्ट 1 सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, और पार्ट 2 सर्च करोगे तो आईसी और सोगा भी आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले सर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। वहां मैं डेली टारगेट्स और आप लोगों का डेली डोज देता हूं। सर ये क्या है वो आओगे तो समझ में आ जाएगा। टेलीग्राम क्वेश्चन बैंक ज्वाइन कर लेना भाई, सॉरी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लेना। वहां सारे रिसोर्सेस है, कॉम्पैक्ट के भी नोट्स वगैरह सब वहीं पे डले हुए हैं, फुल्ली अपडेटेड है ना। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई अभी तक। कसम से बता रहा हूँ बहुत पाप लगेगा तुमको। क्यों सर ऐसा? तुम मुझे सुनने आते हो, तुम मुझे देखने आते हो, तुम मेरा इंपॉर्टेंट करते हो, और तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, पाप लगेगा भाई। फिर तुम सेल्फिश वाली हरकत कर रहे हो। अरे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दे भाई, तेरा चैनल है, तेरे को ही आगे लेके भी जाना है ना। यस सर। अच्छा लाइक टारगेट सर 501 लाइक का है, पिछले वीडियो का भी 501 लाइक टारगेट था, आपने 1600 लाइक ठोक दिया सर अभी तक। तो इस वीडियो में 501 का ही मैं उम्मीद कर रहा हूं, बस आप करवा देना, बाकी और कुछ चाहिए नहीं। अच्छा सर एक बात और इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दूं क्या? सर इंपॉर्टेंट बात एक और ये बताना चाहता हूं कि ये जो अभी हम इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं ना, ये पहले करना है, बाकी सब उसके बाद करना है। सर इसका मतलब ये है क्या सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं करना है? कर सकते हो, लेकिन लास्ट लास्ट तुम्हारे पास 10-15 दिन बचा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत सिलेक्टिव जाना है, तो सिर्फ इनको कर लोगे तब भी पास तो हो जाओगे। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि यहां से आने के ज्यादा चांसेस है। क्यों सर ऐसा कैसे कह सकते हो आप? मेरे पास एक एक्सेल शीट बनी हुई है जहां 2018 से 25 तक पूरा डेटा दिया है कि एमटीपी में क्या था, आरटीपी में क्या आया, और एग्जाम में क्या टपका, पिछले अटेम्प्ट में क्या था, उसके पिछले अटेम्प्ट में क्या था, इस अटेम्प्ट में क्या आने के चांसेस है। उस बेसिस पे मैं ये प्रिडिक्शन देता हूं। बट सिर्फ इसके भरोसे जाने से बेटर है कि सब कुछ पे ध्यान दो, लेकिन इनको ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है, ताकि भैया तुम्हारा फेल होने का टेंशन खत्म हो जाए, तुम एग्जामिशन के काफी करीब आ जाओ। 60 प्लस लाना आसान है, ये डेटा अगर तुम अच्छे से करके जाओगे तो। डन सर, समझ में आ गया। अब चलते हैं सर आगे आगे बढ़ते हैं सर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 1 खोल लो, है ना। तुम्हारा मॉड्यूल तुम निकाल लो, अगर तुम कहीं कोचिंग के क्लासेस पे बुक है तुम्हारे पास, वो निकाल लो, चलेगा। हमको सर कॉन्सेप्ट को मार्क करना है मेन, हमको मॉड्यूल, मैं मॉड्यूल क्यों यूज कर रहा हूँ? फिर मॉड्यूल इसलिए यूज कर रहे हैं कि भाई किसी के पास मॉड्यूल, हर किसी के पास मॉड्यूल है सर, इसलिए मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। बाकी तुम जिस बुक से पढ़ते हो वहां पे ये कॉन्सेप्ट को मार्क कर लेना। डन सर। एक बात और बताना भूल गया सर मैं, कि जो चीजें रेड से मार्क्ड है वो हाई एक्सपेक्टेड चांस है मेरे लिए, वो ए कैटेगरी है। और जो चीज मैंने ग्रीन से मार्क किया है वो भैया मेरे लिए क्या है, बी कैटेगरी, मतलब लर्न फॉर सेफ्टी। आ भी सकता है नहीं भी, मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन ए कैटेगरी मेरे को हाई चांसेस लगता है कि इस बार बरस सकता है। तो सर हमने ना स्टार्ट करना है यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। देखो सर ये ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है, मैं कहता हूं अगर तुम्हारे पास वक्त है तो अभी पॉज करके जहां भी तुम ये मार्किंग कर रहे हो वहां लिख लो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सर अगर टोटल करने जाओगे ना तो देखो 18 और 14 तुम्हारे 32 मार्क्स का क्वेश्चन ना हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। तो 32 मार्क्स या तुम लिख लो। सर उसमें डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन कितना है, ये दो और ये तीन डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सर आपने ऐसा क्यों लिखवाया? अरे हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऐसा लिख लोगे ना तो तुमको पता रहेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज कितना है, मैं थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दूं कि मैं केस स्टडी पे ज्यादा ध्यान दूं। अच्छा सर समझ में आ गया, ये हमने लिख लिया है। सर ये आपने क्या लिखा है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 1 प्लस यूनिट 3। मेरा ये मानना है कि यूनिट 1 से क्वेश्चन आए, एक दो अटेम्प्ट हो चुके हैं, इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है यूनिट 1 से। पिछले बार तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था। तो सर मेरा ये मानना है कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, जिसमें बताओ कौन से प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है ये, वो वाला सवाल इस बार देखने को मिल सकता है 4 नंबर के लिए। और ये यूनिट 1 और यूनिट 3 का मिक्सचर होता है।
जनरली ये यूनिट 1 और यूनिट 3 का मिक्सचर होता है। सर अगर बताऊं ना यूनिट 1 से और मेरे को क्या हाई चांस लग रहा है, तो वॉइड वर्सेस वॉइडेबल आने के मेरे को हाई चांसेस लग रहे हैं, या कुछ भी वॉइडेबल से कनेक्टेड आने के मेरे को ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। और सर वो इनविटेशन टू ऑफर जो है ना, वो वाला टॉपिक आने का मेरे को ज्यादा चांसेस लग रहा है। बाकी सर मैंने मार्किंग किया हुआ है, तुम आगे मेरे साथ चलते चलो और मार्क करते चलो, वीडियो को पॉज करते चलो। मैं जो तुमको ये सारी चीजें बोल रहा हूँ रिमार्क्स, इसको भी लिखते चलो भाई, तुमको काम आएगा कि सर ने ये जो मार्किंग कराई है किस बेसिस पे कराई है। देखो एग्जाम में तो आज तक नहीं आया, अभी तक आता नहीं है, फ्रीक्वेंटली आस्क नहीं है, बट स्टिल मैंने मार्क कराया। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है बट आता नहीं है, डर लगता रहता है सर कभी भी आ सकता है बोल के मैंने मार्क करा दिया। अच्छा सर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं सर। चलो 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 आगे चलो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा मार्क करो। कब कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, दो तीन केसेस हैं, अलग से याद रखना है इसको, ठीक है। वॉइड वर्सेस वॉइडेबल को रेड मार्क किया है भैया, इसको रेड मार्क करो, आगे बढ़ो, है ना। उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट और इनलीगल एग्रीमेंट अगर आ गया ना तुम लिख लोगे, लेकिन डिफरेंस में क्या होता है ना, जब तक तुम यही चीजें नहीं लिखोगे ना मार्क्स मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा कि भाई याद कर लेना, 2 मिनट का टास्क है, बेसिस याद रख लेना, तो आगे तो तुम आराम से बना लोगे, इसलिए भी मैंने मार्क कर दिया। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट देखो अब तक आया नहीं, बट हमेशा इंपॉर्टेंट लगता है, डर लगता रहता है मेरे को कब आ जाए पता नहीं। अरे वही वही क्वेश्चन थोड़ी ही देगा इंस्टीट्यूट, नया भी तो देगा, तो नए में मेरे को डर लगता रहता है कि ये आ सकता है, इसलिए इसको मार्क करके रखा है मैंने। सर ये सब मार्क नहीं किया है आपने, नहीं आएगा क्या? चांसेस आर लेस, है ना। जनरल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर नहीं आता, पता है नहीं आता, बट डर लगता रहता है कि आ जाएगा, इसलिए मार्क करवा रहा हूँ। नहीं आता वरना, लेकिन डर लगता रहता है। बी कैटेगरी में मार्क करके रख लो। आगे बढ़ते हैं सर, ये सब मार्क नहीं करना है क्या? बिल्कुल मार्क करने की जरूरत नहीं है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इन्विटेशन टू ऑफर भैया वेरी वेरी हाई चांसेस कि ये आ सकता है इस बार में। सर बी क्यों मार्क्ड है? क्योंकि यहाँ पे बी मार्क्ड है। सर यहाँ पे ना पूरा ये रेड मार्क्ड है। मतलब सर मैंने कहा कि अगर आपको इसको रेड मार्क करना है तो आप रेड मार्क भी कर दो, चलेगा। कि इनविटेशन टू ऑफर वाला जो सवाल है ना, वो वेरी हाई चांसेस लग रहा है, डिफरेंस आ सकता है ऑफर और इनविटेशन में। कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस है जब इनविटेशन टू ऑफर कहलाएगा? सर ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर नहीं आता है, बट स्टिल लग रहा है आ सकता है, डर लगता रहता है, तो मार्क कर लो। एक्सेप्टेंस में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इस बार लग रहा है कि भैया आने के चांसेस है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए, इसको मार्क कर लो बी कैटेगरी में। आगे मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, इसमें ना थोड़े चेंजेस भी हुए हैं, पहले के आंसर अलग थे, अब के आंसर अलग है। मार्क करके रख लो, तुम्हारे काम आएगा। यहाँ पे ना ये 2 पॉइंट और ध्यान में रखना, 2 पॉइंट आगे तुमको मिलेंगे कि मेयर साइलेंस टू इनविटेशन में एक्सेप्शन है, 2 पॉइंट उसको भी मैंने मार्क करवा के रखा है। देखो कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस नहीं आता भाई, लेकिन डर लग रहा है, बस बता रहा हूँ नहीं आता लेकिन डर लग रहा है सर, हिम्मत नहीं हो रही है बिना इसको टिक के आगे बढ़ने की, है ना। तो इसको मार्क कर लो सर, आगे चलते हैं सर। और ये कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, इसको फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर और एक्सेप्टर क्या है, क्रक्स याद रखना, वहीं से सवाल बनेगा, बना तो रिवोकेशन के आने के चांसेस लग रहे हैं। ऑफर कब रिवोक होगा, एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगा, ये पूरा मैंने रेड मार्क किया, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। पॉज प्ले करते चलो भाई, आगे बढ़ते चलो, पॉज प्ले करते चलो, आगे बढ़ते चलो। यूनिट 2 की तरफ चलते हैं सर। यूनिट 2 से देखो मेरा कमेंट क्या है, ऊपर देखोगे ना, तो मैंने लिखा है 100% क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। क्यों सर? क्योंकि आरटीपी सितंबर 25 में नहीं दिया है, मई सॉरी एमटीपी में भी नहीं दिया है, और मई 25 के एग्जाम में भी नहीं आया था। सर जो चीज नहीं दे रहा है इंस्टीट्यूट, आप कह रहे हो वो आएगा। इंस्टीट्यूट ऐसा गेम खेलता है, पागल बनाता है, दिखाता कुछ और है, देता कुछ और है। यूनिट 9 का क्वेश्चन दिखाएगा आरटीपी में, देगा यूनिट 8। वेटिंग माय पॉइंट भैया, ये सर आप कैसे कह सकते हो? ये सब भैया एनालिसिस की बात है। तो यूनिट 2 में देखो यहाँ पे क्या लगाया है मैंने, एक टिक लगा दिया है। पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा यूनिट। क्यों सर? क्योंकि 100% क्वेश्चन आएगा, एक आध अटेम्प्ट हो गया है, आया नहीं है, और आता ही है। यूनिट 2 इंस्टीट्यूट की जान है, और हमेशा इंस्टीट्यूट यहाँ से क्वेश्चन देता है। यहाँ पे ना छोटा सा यूनिट है, बट स्टिल ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तुम इसमें से कुछ मत छोड़ो, मेरा रिकमेंडेशन ये है। बट स्टिल तुमको चाहिए मेरे से अंदर की मार्किंग, तो ये ले लो मार्किंग की भैया, यहाँ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बोला कि कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है, और फ्रॉम प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी आ सकता है। रेड मार्क करके रखा है मैंने, है ना। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, कमेंट डालो इस पे, इंस्टीट्यूट 2 मार्क्स का सवाल बना के बरसा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। मैंने बोला फिर यहाँ पे कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पूरा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो इजी हो जाएगा, आजकल के टाइम पे इंस्टीट्यूट ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, बट स्टिल मेरे को लगता है पूरा डेफिनेशन, मतलब पूरे 7 पॉइंट्स आने के हाई चांसेस होते हैं, तो तुम थोड़ा मार्क करके रखना। और ये भी मैंने पूरा मार्क कर दिया, पता है क्यों? वैसे तो देखो अंदर से सवाल दे रहा है इंस्टीट्यूट, अंदर से सवाल आजकल ज्यादा देता है,
बट ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये दो चीजों को अलग से मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है कि अगर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया तो वेल एंड गुड, हमको सब याद है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया ना तो यहाँ या तो चैरिटी से बहुत बार क्वेश्चन देता है, कदरनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस स्टडी को रेफर करते हुए, और प्रॉमिस टू पे टाइम बट डेट, यहाँ से भी इंस्टीट्यूट कई बार क्वेश्चन देता है। तो मैंने मेरा ये बोलना है कि वैसे तो पूरा ही याद रखना, बट इनको अलग से वेटेज देके ध्यान में रखना, क्योंकि अलग से क्वेश्चन आए तो इनमें से आने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा सर, समझ में आ गया। यूनिट 3 की तरफ चलते हैं सर। यूनिट 3 में आ जाओ तुम फटाफट से। तो मैंने बोला मई 25 में यूनिट 3 सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का आया था। कितने नंबर का? सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का आया था। तो यूनिट 3 से इस बार आने के चांसेस है भाई। यूनिट 3 से इस बार 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन मिनिमम देखने के चांसेस लग रहे हैं मेरे को। लिख लो, ये कमेंट्स भी लिख लो मेरे। मैंने नहीं लिखा तो तुम भी मत लिखो, ऐसा मत करो। लिख ले भाई, लिख ले, है ना। आगे चलते हैं सर। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या आने के चांसेस लग रहे हैं। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज आने के चांसेस हैं, लेकिन बी कैटेगरी में, क्योंकि मेरे को नहीं लगता अभी आएगा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा मिलता जुलता है तो मेरे को लगता नहीं आएगा, बट स्टिल इंपॉर्टेंट तो है ना। उसके बाद मैंने बोला कि माइनर अपने माँ बाप को बाउंड नहीं कर सकता, वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, लैपटॉप ले लिया। ये वाला सवाल इंस्टीट्यूट ने भर भर के बहुत बार क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है। माइनर से और सवाल आने के चांसेस नहीं है सर। ये सब छोड़ देगा, छोड़ो मत भाई, गो थ्रू कर लो। कम से कम इतना तो रखो दिमाग में कि अगर इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं इसमें से नहीं आया तो चांद कहां से निकला है यार, आज दीवार क्यों दिख रही है, चांद नहीं दिख रहा है। ऐसी हरकत मत करना कि नल बटा सन्नाटा, पता ही नहीं सर लिखना क्या है। ऐसी हरकत मत करना। मैं एक बात बोलता हूं तुमको, जब मैं सीए कर रहा था ना और एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आ जाए जो मेरे को पता ही नहीं कि क्या लिखना है भाई, तो मेरे दिमाग में एक ही पॉजिटिविटी थी कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है। मेरे दिमाग में ना ये बात बहुत पॉजिटिवली मैंने बैठा लिया था कि कुछ तो लिख के आऊंगा, भले बीकॉम बना के आऊं, बट कुछ तो लिख के आऊंगा, खाली छोड़ के नहीं आऊंगा। क्यों ऐसा मेरा माइंडसेट था? अरे लिखोगे तब तो वो मार्क्स देगा। आधा 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 करके 2 नंबर बनता है भाई, और 38 और 40 में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बनता है। बात समझना, लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। इवन इफ तुम इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग ए गुड डिसीजन। ये स्मार्ट हरकत है कि सर ने इंपॉर्टेंट बताया, इसको अच्छे से लपेटेंगे। लेकिन उसके बाद की हरकत भी है कि हम बाकी को इतना तो करें कि आ गया तो लिख पाए। ऐसे मुंह देख रहे हैं एक दूसरे का, ऐसी हरकत कम से कम नहीं करना। मेरा स्टूडेंट है भाई, तू ऐसी हरकत मत करना, बहुत डांट खाएगा मेरे से, ठीक है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं सर। एलिमेंट्स वायलेटिंग फ्री कंसेंट सब ठीक है। कोवर्जन सर क्यों नहीं मार्क किया आपने? 2 मार्क्स का अभी अभी ये वाला सवाल बन के आया था। पिछले बार मैंने मार्क किया था, इस बार मार्क मैंने नहीं किया है, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस से इस बार कुछ भी बन सकता है। देखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस को पूरा ही मैंने मार्क कर दिया है, कुछ भी सवाल बन के आ सकता है, बट स्टिल तुमको अगर लगता है कि अंदर भी मार्क करा दो, तो देखो अंदर मैंने कुछ मार्क नहीं किया क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना, ये पोजीशन टू डोमिनेट द विल, ये इंस्टीट्यूट बहुत बार देता रहता है। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है। और बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं, हमारा इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, ये भी इंस्टीट्यूट बहुत बार देता है। तो ये दोनों का अच्छे से ध्यान में रखना। फ्रॉड सर देखो, डेफिनेशन तो आता नहीं है, बट स्टिल 5 पॉइंट से 2 नंबर के लिए कभी नया क्वेश्चन बना के आ सकता है, इसलिए मार्क कर लो। क्या साइलेंस फ्रॉड है? ये तुमको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे ना 2 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। देखो, ये 2 एक्सेप्शन दिए हैं कि साइलेंस का फ्रॉड नहीं माना जाता। तो ये दोनों एक्सेप्शंस और ये वाला सवाल मिला के ना एक अच्छा सवाल इंस्टीट्यूट बना सकता है। तो ये दोनों को मैंने रेड मार्क करके रखा है, साइलेंस वाला। और इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या रहेगा, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन काफी टाइम हो गया नहीं आया है, आरटीपी में भी इस बार इंस्टीट्यूट ने दिया था। इंस्टीट्यूट हिंट देता है, आरटीपी में सवाल दे रहे थे कि यहां से बरसा सकता हूं मैं। तो देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा ध्यान रख के जाना। ये तीनों एग्जांपल ना, ये तीनों पॉइंट्स के हैं, थोड़ा समझ के जाना। मिस रिप्रेजेंटेशन को समझने में थोड़ा बच्चों को तकलीफ जाती है, तो मेरा वन शॉट देख लेना या फिर मेरा फास्ट ट्रैक में वीडियो देख लेना। डन सर। कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है, ये भी आ सकता है सर। कोवर्जन वैसे आया हुआ था, बट डिफरेंशिएशन इस बार आने के चांसेस यूनिट 3 से मेरे को लग रहे हैं। यूनिट 3 से इस बार डिफरेंशिएशन आ सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन को मार्क करा दिया है बी कैटेगरी में। कि ध्यान रखना, बेसिस याद कर लेना, अंदर का मन से भी लिख दोगे ना चलेगा, बेसिस में गलती मत करना। मिस्टेक से नहीं आएगा सर। आगे बढ़ते हैं सीधे, अपन आगे चल रहे हैं। स्टिफलिंग, प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस एंड टैम्पटी नहीं आता वैसे तो, बट डर लग रहा है भाई, मैंने मार्क करा दिया है ना। ट्रैफिकिंग, ये पब्लिक ऑफिसर्स और टाइटल से आने के चांसेस लग रहे हैं इस बार, है ना। ये थोड़ा ध्यान में रखना, रेड मार्क कर लो इसको। उसके बाद मैंने बोला वॉइड एग्रीमेंट, ये अपन आगे, ये तो भैया इंस्टीट्यूट की जान है। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड हमेशा पूछता रहता है, 2-3 अटेम्प्ट हो गए, पूछा नहीं है, फिर पूछ सकता है। और लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी मार्क करके रखना, है ना। मीनिंग अनसर्टेन, इसको भी इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछता है, तो अभी काफी टाइम हो गया, आया नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। और वेजरिंग,
वेजरिंग सर जमाना हो गया, वेजरिंग आए तो वेजरिंग से तो बहुत चांसेस है कि वेजरिंग से आ सकता है। तो वेजरिंग में कोई टॉपिक मत छोड़ना, ना उसका एसेंशियल छोड़ना, ना ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर छोड़ना, और ना भैया ट्रांजेक्शन रिजेंबलिंग विद वेजरिंग ट्रांजेक्शन बट आर नॉट वाइड, ये भी मत छोड़ना। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेजरिंग एग्रीमेंट भी मत छोड़ना। सर आपने तो यूनिट 3 में बहुत कुछ मार्क करा दिया, तो भाई इस बार चांसेस भी लग रहे हैं ना 6 से 7 नंबर का आने का। क्यों सर ऐसा? पिछले बार सिर्फ 2 मार्क का आया था। पिछले बार इंस्टीट्यूट ने यूनिट 8 में भर भर के मार्किंग, मतलब भर भर के सवाल पूछ लिए। यूनिट 9 में भर भर का सवाल पूछ लिया था, 7 में भी सवाल पूछा था। अभी पता है पहले क्या होता, जून 24 में नया सिलेबस आया। नया सिलेबस आने के बाद में इंस्टीट्यूट ने स्टार्टिंग में यूनिट 1 2 3 4 5 6 को बहुत वेटेज दिया, बट अब वो फेज बदल चुका है। अब इंस्टीट्यूट ना 7 8 9 को बहुत वेटेज दे रहा है। पहले ये वेटेज नहीं दिया करता था, लेकिन अब इंस्टीट्यूट इनको बहुत वेटेज दे रहा है। तो यूनिट 3 से आने के चांसेस हैं इस बार। सर यूनिट 4 से आने के चांसेस है क्या? यूनिट 4 की बात करूं ना तो देखो मेरे को ज्यादा उम्मीद है नहीं यूनिट 4 से इस बार। देखो मैंने साफ साफ लिख दिया लेस एक्सपेक्टेड। मेरे को ये तक उम्मीद है कि यूनिट 4 से हो सकता है इस बार कोई भी सवाल बन के ना आए, बट स्टिल मार्किंग करनी है तो हमको ये ध्यान में रखना है कि पहला मार्किंग हम करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स या कंडीशंस को जहां पे बात करते हैं फॉर वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, तो ये पूरा परफॉर्मेंस आपको एक बार में देना है ना। कौन ये परफॉर्मेंस करेगा? प्रोमिसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट। ये थ्योरी क्वेश्चन बन के भी आ जाता है, बट पूरा थ्योरी आ जाए इसके चांसेस कम है। तो प्रोमिसर खुद कब परफॉर्म करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव खुद कब परफॉर्म करेगा, ये थोड़ा ध्यान में रखना। ज्वाइंट प्रोमिसर अभी अभी इंस्टीट्यूट ने दे दिया, तो मेरे को उम्मीद नहीं है दोबारा देगा। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर वगैरह मैंने कुछ मार्क नहीं किया, तुमको वैसे ही पता है। टाइम एंड प्लेस और परफॉर्मेंस भी चांसेस आर वेरी लेस, नहीं आता है। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं सर, इफेक्ट ऑफ फेलियर। ये टाइम एसेंशियल है और टाइम एसेंशियल नहीं है तब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट बहुत बार देता है, इसको अच्छे से मार्क करके रखना। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी इस बार आ सकता है। यूनिट 4 से आने के चांसेस मेरे को इन्हीं के लग रहे हैं। ये आरटीपी में दे दिया इसलिए मैंने मार्क करा दिया, वरना मेरे को उम्मीद कम थी कि ये इस बार आ सकता है। तो आरटीपी में है तो थोड़ा तो इंपॉर्टेंट हो गया बोल के थोड़ा ध्यान में रखना। और ये वाला सवाल तुमको मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। सर क्वेश्चन बैंक कहाँ पे है? टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है। यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज अलग अलग डाला हुआ है, जाके डाउनलोड कर लेना और देख लेना, है ना। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ दी पार्टीज, यहाँ पे सारी चीजें ये पूरा आ सकता है भाई, ये थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इसको यहां से याद नहीं करना है सर, यहाँ बहुत लंबा दिया है, हमको टू द पॉइंट चाहिए। तो हमको भैया मॉड्यूल में नहीं, हमको क्वेश्चन नंबर 20 में जाना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक की निकेश सर के, है ना। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट रिस्टोर हो रहा है, हमको ये भी ध्यान में रखना है। सी बी कैटेगरी में मार्क कर लो। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 केसेस जो है ना, ये चारों केसेस थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं या केस स्टडी में भी टपक सकते हैं। बस सर इतना ही मैंने मार्क करा है, बाकी तुम ओवरव्यू कर लेना, बाकी अपन आगे बढ़ते हैं सर। यूनिट 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5 में मेरा कमेंट देखोगे ना तुम खुश हो जाओगे। क्यों सर? देखो 100% चांसेस, अगर मेरे से कोई पूछे कि यूनिट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसे यूनिट बताओ जो हमको पहले करने चाहिए, तो मैं कहूंगा यूनिट 2 पहले कर। सितंबर की खाली बात कर रहा हूं, जनवरी के लिए नहीं। यूनिट 2 पहले कर, यूनिट 5 पहले कर, यूनिट 7 पहले कर, यूनिट 3 पहले कर। ये 4 यूनिट पहले कर, उसके बाद तू अपना कॉल ले, उसके बाद जो तेरे को जमे तू वो कर। यूनिट 2, यूनिट 5, यूनिट 7, यूनिट 3, ये 4 यूनिट तू पहले कर ले भाई, क्योंकि इनमें से इस बार क्वेश्चन दिखने के हाई चांसेस लग रहे हैं। तो 100% चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं, है ना। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है? इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, मार्क कर लो। मार्क कर लिया सर हमने, आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ भाई ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या? ये पांचों आज तक आया नहीं है, बट 5 नंबर का सवाल बन के आ गया ना, तुम पागल हो जाओगे कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है, थोड़ा ध्यान में रखना। डैमेजेस की अगर बात करें ना, मेरे को समझ नहीं आया कि कौन सा डैमेज आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता है। तो 3 मेरे को हाई चांसेस है कि तीनों का सेट बन के आएगा, लेकिन ये दोनों को भी मैंने अपने क्या कहते हैं लर्न फॉर सेफ्टी के लिए मार्क करके रखा है। ये जो है ना डेटोरिएशन वाला, ये आने के चांसेस थोड़े से कम, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो सर डैमेजेस को अच्छे से करना है क्या? मतलब यस, डैमेजेस को तुमको अच्छे से करना है सर। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि यूनिट 5 के आने के चांसेस पूरे ज्यादा है, तो कुछ मत छोड़ो ना भाई। क्यों तुम सिलेक्टिव में जा रहे हो? चले जाओ ना, पूरा कर लो ना, छोटा सा टियो सा तो है, क्यों इस पे सिलेक्टिव कर रहे हो? चलो ठीक है सर, मेरा तो काम है सिलेक्टिव देना, तो मैं जरूर दे दूंगा। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी 3-4 अटेम्प्ट हो गए, अभी तक आया नहीं है। आ सकता है क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लेना, है ना, वहां से याद करोगे तो भी चलेगा। क्वांटम मेरिट आरटीपी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वांटम मेरिट से क्वेश्चन आने के चांसेस है। बस यूनिट खत्म।
यूनिट खत्म भाई, तो छोटा सा तो यूनिट है, क्यों इतना टेंशन पालना कि हम सिलेक्टिव कर रहे हैं और टेंशन थोड़ा लेंगे, पूरा कर लो ना, बेस्ट। देखो यूनिट 6 की अगर बात करें ना, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट 100% चांसेस है कि नहीं आएगा, लेकिन कंटिंजेंट के 50-50 आने के चांसेस है। क्यों सर ऐसा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से भैया 6 नंबर का अभी अभी सवाल आ गया है मई 25 में, तो चांसेस आर वेरी लेस कि दोबारा इंस्टीट्यूट यहां से 2 नंबर का भी सवाल बना के दे, हार्डली दे सकता है, बट स्टिल कंटिंजेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी मार्किंग एक बार करवा देता हूं, समझना बात को। डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल इवेंट और एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये हमेशा आता रहता है और आ सकता है ना। रूल्स क्या है एनफोर्समेंट के, ये देखो जहां तुमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है इवेंट के हैपनिंग पे, नॉन हैपनिंग पे, ये भी मैंने मार्क करा है, पूरा थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकता है, थोड़ा अच्छे से याद कर लेना भाई, है ना। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग का डिफरेंस आ सकता है। वेजरिंग तो मेरे को हाई चांसेस लग ही रहा है एनीवे, तो इंस्टीट्यूट खेल खेल देगा, कंटिंजेंट भी डाल दिया, वेजरिंग भी डाल दिया, डिफरेंशिएशन दे दो, बेस्ट। तो इसको भैया मार्क कर दिया है मैंने कि इसको छोड़ के मत चले जाना, चांसेस है कि आ जाए, है ना। तो तुम लोग अगर चाहो तो मैं इसको रेड मार्क भी कर देता हूँ, ये लो रेड मार्क, इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला, है ना। अच्छा सर, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से मैंने मार्किंग नहीं की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इसको मार्क करके रखना, है ना। और आगे चलते हैं, तो बस खत्म। बस क्या सर, हाँ इतना ही। तुम्हारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी 50% से ज्यादा गिरा दिया है, देखा जाए तो मेरे इंपॉर्टेंट में 50% से ज्यादा मार्किंग है ही नहीं, उसके बाद भी तुम लटक जाओ तो बस सलाम है भाई तुमको, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, है ना। 100% क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बोल रहा हूँ यूनिट नंबर 7 से इस बार भी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी पिछले बार आया था, बट इस बार मेरे को लग रहा है फिर से आएगा। इस बार तो लग रहा है इंडेमनिटी से भी सवाल इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, क्योंकि गारंटी 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 दे दे के इंस्टीट्यूट भी बोर हो गया होगा, हो सकता है कि नहीं। 2 ही पेज का तो है भाई, इंडेमनिटी 2 ही पेज का तो है, और ये 2 पेज में खत्म हो जाना है, तो तुमको तो 1 घंटा से ज्यादा लगना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पूरा ही मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। और ये कब इंडेमनिटी यहाँ पे ना बोलता है कि इंडेमनिटी कैसे बनता है, और राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ये मोस्ट एफएक्यू है। ये तो आता ही नहीं है सर, लेकिन फिर भी मैंने इसको मार्क कर दिया, क्यों सर? अरे नया सवाल भी तो देगा, पूरा क्या क्वेश्चन बैंक से इंस्टीट्यूट देगा? ऐसा तो नहीं करेगा ना, तो यहाँ बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें तो देखो कंसिडरेशन को मार्क कर लो बी कैटेगरी में। फिर मैंने बोला नो मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट, ये बी कैटेगरी में आएगा, आने के चांसेस होते हैं इसके भी, है ना। टाइप्स ऑफ गारंटी में आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं सर। इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस क्या है? सर मैंने बोला ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से इस बार डिफरेंशिएशन पक्का देखने को मिलेगा, तो इसको भी मार्क करके रखो, ये आ सकता है चांसेस। सर आपने डिफरेंशिएशन बहुत मार्क कराया है, कर ले भाई कर ले, बेसिस बेसिस याद कर ले, बाकी अंदर का मन से लिख देना। रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये मार्क करना, रिवोकेशन कैसे होगा, बहुत एफएक्यू है, और एमटीपी वगैरह में भी बहुत बार आया हुआ है। कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर से कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म हो जाता है, ये भी मार्क करके रखना, है ना। और ये केसेस जब सिक्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, सर ये इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पे ना आपने कुछ ज्यादा ही मार्किंग करा दिया है, तो मेरा ये बोलना है कि मेरे को लग रहा है 7 से आने के ज्यादा चांसेस है, तो मैंने 7 में ज्यादा मार्किंग की है। मेरे को लग रहा है कि 5 से आने के, ये जो है ना इनवैलिडेशन, देखो ये मैंने मार्क नहीं करा है, क्यों? क्योंकि ये अभी अभी आया था, तो मैंने बोला कि चलो इसमें तो नहीं आएगा। राइट्स ऑफ श्योरिटी की बात करें तो सर ये तीनों ना इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर बी कैटेगरी है, बट मैंने मार्क किया है। राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज भी एक बार एग्जाम में आ सकता है, उनका इक्वल सम और डिफरेंट सम, याद है ना। कॉन्सेप्ट याद है कि भूल भाल गए भाई, ये वाला सवाल आ सकता है इस बार एग्जाम में। मैंने बोला सर कि राइट्स और डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास ज्यादा स्कोप है नहीं यूनिट नंबर 7 में देने के लिए। तो अगर इंडेमनिटी आ गया तो गारंटी देगा ही नहीं, अगर गारंटी से बरसाना है तो यहीं से आने के चांसेस ज्यादा है। तो जो मैंने रेड मार्क किया उसको अच्छे से याद करना, जो मैंने ग्रीन मार्क किया उनको भी अच्छे से ही याद करना। उस पे ठाटा मत करना कि भैया रेड को अच्छे अच्छे से कर लो और ग्रीन को अच्छे से मत करो, ऐसी गलती मत करना। कई बार ऐसा हो सकता है भाई कि ग्रीन से ज्यादा आ जाए, रेड से कम आ जाए, है ना। तो यूनिट नंबर 8 की बात करें तो मेरा कमेंट देखो, लेस चांसेस लग रहा है मेरे को यूनिट 8 से आने के इस बार। पिछले बार भर भर के इंस्टीट्यूट ने बरसा दिया यूनिट नंबर 8 से, है ना। और यूनिट 8 उसके पिछले बार भी आया था। ड्यूटीज और बेलर वगैरह की बात करें तो यहाँ पे ये मार्क कर लो, ड्यूटीज टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, क्योंकि फॉल्ट वाला सवाल अभी अभी 7 नंबर के लिए इंस्टीट्यूट ने दिया था। नेसेसरी एक्सपेंसेस यहाँ पे अच्छा पॉइंट बनता है। ड्यूटीज ऑफ बेली मैंने पूरा मार्क किया, थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकता है, पूरा ध्यान में रखना। आगे चलते हैं सर, बी कैटेगरी में मैंने मार्क किया, राइट्स ऑफ बेलर मेरे को नहीं लगता आएगा, राइट्स ऑफ बेली आ सकता है, इसको भी मैंने बी कैटेगरी में मार्क करके रखा है, इससे भी आने के चांसेस है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट पूरा मार्क कर लो, क्योंकि यहां से भी आने के चांसेस है। फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट ऑफ लीन में सिर्फ ये दोनों का डिफरेंस ध्यान में रख लोगे तो भी चलेगा, जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन में क्या डिफरेंस है। प्लेज सर आने के चांसेस कम है, बट स्टिल राइट्स ऑफ पॉनी आने के चांसेस, ये पहला पॉइंट मैंने मार्क नहीं किया है, मैंने भैया ये पूरा मार्क किया है कि पौनी जो है ना, पौनी जो है ना, राइट्स ऑफ पौनी या प्लेजी जो है ना, ये कंफ्यूज कर देता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं ड्यूटीज ऑफ पौनी, राइट्स ऑफ बेली और राइट्स ऑफ पौनी में।
तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। और ड्यूटीज ऑफ पॉनर, ये भी पॉनर का ड्यूटीज और पॉनी के राइट्स इंपॉर्टेंट। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया, हमने मार्किंग कर लिया है, अभी हम इनको पहले पढ़ेंगे। सर प्लेज बाय नॉन ओनर पूरा थ्योरी क्वेश्चन आता है जो आपने मार्क नहीं कराया, क्योंकि अभी अभी यहाँ के ना अंदर से घुसा के 2 सवाल पूछ लिया है, तो इस बार चांसेस आर लेस कि यहाँ से आए। डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट और प्लेज दे सकता है, बेलमेंट और प्लेज का डिफरेंशिएशन फिर से आ सकता है। सर अभी अभी आया था, कुछ टाइम हो गया काफी, और एमटीपी में देखने को मिला था, एग्जाम में नहीं आया है, तो इसके चांसेस है कि एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या एग्जाम में अभी अभी आया था मेरे ख्याल से, मैं कंफ्यूज हूँ, शायद एमटीपी में था या एग्जाम में आया था, बट स्टिल एग्जाम में आ सकता है सर, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है ना। यूनिट नंबर 9 की बात करें एजेंसी में, तो यहाँ से भी एक्सपेक्टेड क्यों लिखा है मैंने पता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का नजरिया बदल चुका है यूनिट नंबर 7, 8, 9 को लेकर। आजकल इंस्टीट्यूट यहाँ से बहुत बरसा रहा है, बहुत बरसा रहा है। और सर यूनिट नंबर 9 थोड़ा बड़ा भी होता है, तुमको पसंद नहीं होता है मैं जानता हूँ, बट स्टिल क्या करें, थोड़ा मार्किंग कर लो, मैं थोड़ा काम आसान कर सकता हूँ, काम खत्म नहीं कर सकता, मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ, रास्ते में चलना तो तुमको खुद ही को है। तो एजेंसी बाय एस्टोपेल को मार्क कर लो। आगे बढ़ते हैं सर, राइट ऑफ पर्सन एक्ट डन विदाउट अथॉरिटी, ये भी मार्क कर लो, अभी अभी आया था बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है, 2 नंबर 3 नंबर के लिए आ सकता है। रेटिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये तीनों पॉइंट को मार्क कर लो, है ना, बी सी और डी को। आगे चलते हैं सर, एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी में क्या है, इसको मार्क कर लेना अच्छे से, ये आता रहता है हमेशा। सब एजेंट से देखो, अभी पिछले बार नहीं आया, उसके पिछले बार भी नहीं आया, जनवरी में आया था सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, तो अभी एक आध अटेम्प्ट हो गया, आया नहीं है, सब एजेंट से दोबारा आ सकता है, बी कैटेगरी में मार्क करो। एक्सेप्शन कि कब यहाँ पे सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है, अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। और रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया प्रॉपर्ली अपॉइंटेड है तो क्या इंपैक्ट होगा, अगर प्रॉपर्ली अपॉइंटेड नहीं है तो क्या इंपैक्ट होगा, दोनों के आने के चांसेस है, इसको मार्क कर लेना। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में अगर एजेंट ने सही से नाम ढूंढ के दिया भैया तो एजेंट लाइबल नहीं होता है, ये थोड़ा मार्क करके रखना। और सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट गो थ्रू कर लेना, चांसेस आर लेस, इसीलिए मैंने इसको बी कैटेगरी में रखा है। अच्छा सर समझ में आ गया। फिर मैंने बोला ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, कस्टम फॉलो करेगा, अगर नहीं दिया है तो कस्टम फॉलो करेगा। इस पे एक सवाल इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, बढ़िया सवाल है, क्रेडिट वाला सवाल है ना। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट पार्टनरशिप से कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे सकता है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, हमारा सब एजेंट को रखने के लिए ऑथोराइज ही नहीं है, ये उसका हक है कि वो क्या क्या पैसों के लिए प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को जब्त करेगा। ये अच्छा सवाल बन सकता है, अभी तक आया नहीं है तो इंस्टीट्यूट ने बचा के रखा है, नया सवाल बना के बरसाएगा। राइट टू रेमुनरेशन भी आया नहीं है बट नया सवाल बन के आ सकता है। एजेंट का लीन ऑन प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट तो है, हमेशा ही इंपॉर्टेंट, देखो लीन में वहां चांसेस कम है, यहाँ आने के चांसेस ज्यादा है। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ, अरे चोरी की गाड़ी प्रिंसिपल ने दी, एजेंट ने बेच दी, एजेंट की क्या गलती, तो यहाँ पे तुमको इसको बचाना है, इंडेमनिफिकेशन मिलेगा, ये भी मार्क कर लो। और राइट टू कॉम्पेंसेशन, अगर प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट से हुआ तो भी इसको मार्क करना चाहो कर लो, इसको तुम छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, बट मैंने मार्क करके रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा, मार्क कर लो ना यार, एक आध क्वेश्चन है, थोड़ा बर्डन ले लो थोड़ा सा, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट, पार्टनरशिप में याद है ना, अब अगर हमारा उसको नोटिस मिलता है, क्या नाम है, एक्टिंग पार्टनर को तो माना जाएगा, फर्म को मिल जाए, वैसे यहाँ पे एजेंट की भी बात है, अच्छा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, बढ़िया सवाल है। एक्सेप्शंस की बात करें कि यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब एजेंट का पर्सनली लाइबल होगा, वेरी हाई चांसेस, रेड मार्क के आने के हाई चांसेस है भैया, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन तो थर्ड पर्सन सू एजेंट को सू करे या थर्ड पर्सन या प्रिंसिपल को डायरेक्टली सू करे, इसको भी मार्क कर लो। ये टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी रेड मार्क किया है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी पूरा आ सकता है। और एजेंसी कब इररिवोकेबल है, जब पर्सनल हमारा इंटरेस्ट जाग उठता है ना सब्जेक्ट मैटर में, तब भी हमारा एजेंसी इररिवोकेबल है भैया। देखो जो चीज रेड मार्क देना वो कितनी कम है, एजेंसी से मैंने रेड मार्क ए कैटेगरी में हार्डली 3 या 4 चीजें मार्क की है, लेकिन मैंने ग्रीन मार्क 7 से 8 चीजें की है। तो जो रेड मार्क है ना, इसको पहले दबोचना, फिर ग्रीन मार्क को दबोचना, फिर बाकियों को दबोचना, लेकिन सर ध्यान रखना अच्छे से करके जाना वरना लटक जाओगे, है ना। और यहाँ पे ये इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन को भी मार्क करो, इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन को मार्क करो, खत्म, डन सर, हमारा यहाँ पे हो गया है एजेंसी खत्म। अब हम चलते हैं सोगा की तरफ, सोगा मार्क कर लेते हैं, सोगा फटाफट हो जाएगा, 2-5 मिनट और रुक लो। तो देखो यहाँ पे सोगा में ये स्क्रीनशॉट ले लो, सोगा में सामने में लिख लेना, 2 का ए, 5 का ए, 6 का सी, ये तीनों सवाल आते हैं, 7-7 नंबर के, 2 केस स्टडी आते हैं और एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है, टोटल 21 मार्क्स का आता है। और देखो यूनिट नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है, 100% क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, मतलब छोड़ के मत जाओ, यूनिट 1 पूरा ही कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है, बट इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। मई 25 में भी नहीं आया था, जनवरी 25 में भी एग्जाम में नहीं आया था, भले आरटीपी एमटीपी में कितनी बार भी आ जाए, एग्जाम में आज तक नहीं आया था, इसलिए 100% एक्सपेक्टेड है। 2 अटेम्प्ट हो गया, आया नहीं है। इंस्टीट्यूट को भी भैया लग रहा होगा 2 अटेम्प्ट हो गया, दिया नहीं है। गुड्स का डेफिनेशन बी कैटेगरी मार्क करो। आगे बढ़ते हैं सर,
आगे 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 गुड्स का डेफिनेशन हो गया। डिलीवरी के फॉर्म्स मार्क करो यहाँ पे, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक तीनों में से केस स्टडी बना के दे सकता है। डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, शोइंग टाइटल, नया क्वेश्चन बना के आएगा। मेरे को लगता नहीं आ सकता है, बट स्टिल मेरे को डर लग रहा है नया क्वेश्चन आ सकता है अगर पेपर टफ करना रहा तो, है ना। तो ये चीज हो सकती है सर। और उसके बाद मार्क करे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में, यहाँ पे मार्क करो फॉलोइंग एलिमेंट्स, मतलब एग्रीमेंट टू सेल होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, इसको मार्क करो बी कैटेगरी में। ये डिफरेंशिएशन मैंने मार्क नहीं करा है, ये हाई चांसेस है भाई सेल वर्सेस क्या कहते हैं हायर परचेज का जो है ना, सेल वर्सेस हायर परचेज, ये आ सकता है। क्योंकि मेरे को लगता है कि एमटीपी 1 में एक आध बार आया है, उसके बाद ये कभी एग्जाम में आया नहीं। तो ये आने के हाई चांसेस है सेल वर्सेस हायर परचेज में। सेल वर्सेस बेलमेंट भी आ सकता है 3 नंबर का सवाल बन के। तो सर ये भी ध्यान में रखना, है ना। पेपर थोड़ा लेंदी बनाएगा। अगर ये देखो ये अभी अभी आरटीपी में भी दिया है कि गुड्स पेरिश हो गया तो क्या होगा, सेल के पहले पेरिश हो गया तो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे पूरे सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। एग्रीमेंट देखो, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट, और थर्ड पार्टी वाला पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों तो हमेशा इंस्टीट्यूट की जान है और ये दोनों हमेशा आने के हाई चांसेस होते हैं, है ना। तो सर इसको भी रेड मार्क कर लेना। यूनिट 1 में ज्यादा कुछ देखो मैंने मार्किंग कराई नहीं है, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट 1 से आने के बहुत चांसेस है, तो यूनिट 1 को थोड़ा नेग्लेक्ट मत करना प्लीज, है ना। चलो सर अपन चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट 2 में मैं क्या कहता हूँ ना कि देखो कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस तो आता नहीं है, बट स्टिल बी कैटेगरी में मार्क करके रखो। उसके बाद मैंने बोला कि ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन को मार्क कर लेना, है ना। उसके बाद सेल बाय सैंपल को रेड मार्क कर लेना। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन और कंडीशन एज टू क्वालिटी या फिटनेस दोनों इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी में मार्क कर लेना इसको। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी भैया बी कैटेगरी है, डर लग रहा था इसको छोड़ने का, दिल नहीं किया, मैंने मार्क कर दिया। इंप्लाइड वारंटीज डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस है, चारों याद करके आना। वैसे तो देखो अलग से भी पूछ सकता है, बट चारों याद करना। कैविएट एम्प्टर से इस बार देखने को सवाल मिल सकता है, इस बार कैविएट एम्प्टर से देखने को सवाल मिल सकता है, इसलिए एक्सेप्शन मैंने पूरा ही मार्क कर दिया है। क्योंकि वैसे तो आगे के सारे पॉइंट्स चिंदी छोटे छोटे हैं, सिर्फ ये एक पॉइंट बड़ा है, उसको भी तुमको एग्जाम में इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तुम क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन देखोगे और वहां से याद करोगे तो भी चलेगा कि डिफाइन कैविएट एम्प्टर और उसके एक्सेप्शन एक बार बता दो, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट 3 में देखे ना, तो यहाँ पे मार्क करो कि प्रॉपर्टी कब इंटेंडेड टू बी पास मानी जाती है, तो ये मार्क कर लेना बी कैटेगरी में। उसके बाद अपन आगे चलते हैं सर, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, जहां पे एप्रोप्रिएशन की बात हो रही है, काफी टाइम हो गया एग्जाम में आ सकता है। फिर मैंने बोला गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस या सेल और रिटर्न, बिल्कुल हाई चांसेस है इस बार आने, बिल्कुल हाई चांसेस है सर, इसको मार्क करके रखना। सेल या फॉर कैश और रिटर्न बेसिस, सेल फॉर कैश ओनली, ये भी रिटर्न बेसिस मार्क कर लो, है ना। रिजर्वेशन और राइट ऑफ डिस्पोजल इस बार स्किप कर सकते हो तुम लोग, है ना। और ये दो क्वालिफिकेशन कौन सा सर, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, इसके दो एक्सेप्शंस जो है ना, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना कि यहाँ पे रिस्क पास नहीं हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, एक्सेप्शन को पूरा मैंने मार्क किया है, पूरा थ्योरी क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ सकता है। पूरा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन क्या सर, हाँ इस बार डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बन के 8 पॉइंट से 6 पॉइंट्स लिखने के लिए सवाल बन के आ सकता है। मार्क करके रखना 6 पॉइंट, कोई भी याद रखना। पार्ट डिलीवरी को मार्क करो, प्लेस ऑफ डिलीवरी को मार्क करो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो भैया, ए कैटेगरी है, आ सकता है इस बार, है ना। फिर मैंने बोला इंस्टॉलमेंट की डिलीवरी, बायर की राइट टू एग्जामिन द गुड्स, नहीं दिया तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ध्यान में रखना। और यूनिट 4 हमारा लास्ट यूनिट की तरफ चलते हैं सर, यहाँ पे क्या क्या मार्क करना है एक बार समझ लेते हैं। तो देखो मैंने बोला कि सबसे पहले तुम मार्क कर लो टर्मिनेशन ऑफ लीन कब कब होता है, लीन कब कब टर्मिनेट हो सकता है। फिर तुम मार्क करो स्टॉपेज इन ट्रांजिट होने के लिए क्या क्या फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर तुम मार्क करो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एंड हो जाएगा, रेड मार्क दे भैया, रेड मार्क दे, है ना। उसके बाद मैंने बोला तुम मार्क करो डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, आ सकता है, पैराग्राफ में दिया है, टेबल फॉर्म बना के मत आ जाना, जो चीज पैराग्राफ में याद किया है पैराग्राफ में ही लिख के आना, एक आध बार लिख के देख लो। इफेक्ट ऑफ सब सेल या प्लेज बाय बायर की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन जहां अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफीट हो रहा है, इसको भी मार्क करके रखो। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पे नोटिस मिल रहा है बायर को इंटेंशन टू रीसेल, कब खर्चा ज्यादा होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम मिला, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा मिला। अच्छा सवाल इंस्टीट्यूट बना सकता है, अब तक दिया नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। और यहाँ पे मार्क करो कि भैया अनपेड सेलर जो है ना वो रीसेल कर रहा है, और रीसेल हो रहा है यहाँ पे एक्सप्रेसली रिजर्व किया गया है। ये दोनों को अच्छे से कर लेना कि सेलर ने खुद ही ने अलाउ कर दिया कि जा तू रीसेल कर ले। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट दी बायर पे, ये चारों पॉइंट अलग से याद रखना, ये थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकता है, इनको अलग से याद रखना। फिर मैंने बोला राइट्स ऑफ बायर भी हमेशा एग्जाम में आता रहता है, अभी आया नहीं है, तो ये भी आने के चांसेस है। और रेड मार्क डे में तो यहाँ ज्यादा आने के चांसेस है, एनालिसिस करके मैंने देखा होगा, तभी मैंने बोला है ऑक्शन सेल आने के चांसेस नहीं है, बट स्टिल तुमको पढ़ के जरूर जाना चाहिए, चांसेस आर वेरी लेस। और ये टैक्स बढ़ गया, गिर गया, लग गया, हट गया, ये सब के आने के चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर है। मेरी बात समझ आई क्या?
सर जाने से पहले ना एक बात सुनते जाओ, तुम लोगों ने मार्किंग तो कर ली, राइट? मार्किंग करने के बाद सर तुम्हारा काम तो आसान मैंने कर दिया, लेकिन तुम्हारे काम को तुमको इम्प्लीमेंट करना है। सर अब प्रोसेस क्या होना चाहिए? अब प्रोसेस ये होना चाहिए कि तुमको पहले इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है, बाकी चीजों को बाद में देखना है, बाद में देना है टाइम। पहले इनको टाइम दो भाई, इनमें से एग्जाम में आने के इस बार ज्यादा चांसेस है। तो पहले खुद को सेफ करो कि 40 के लाले खत्म हो गए, हमारे 60 के लाले भी खत्म हो गए, अब भैया हम देखेंगे 80 कैसे लाना है, तो हम सब कुछ करके जाएंगे। आया क्या समझ? जो 70-80 का सोचता है उसको तो सिलेक्टिव करना चाहिए ही नहीं वैसे भी। हालांकि सर तुम लोगों को मैंने 60 प्लस का टारगेट तो दिया ही था, तुम लोगों को ये चीजें करके अच्छी से जानी चाहिए, 60 आराम से आ जाएगा। इन्हीं चीजों के लिखने की भी प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि मनमानी कुछ भी चल रहा है, इन्हीं को याद करो, इन्हीं को लिखने की प्रैक्टिस करो, इन्हीं को ज्यादा टाइम दो, और उसके बाद में बाकी सबको एक बार ओवरव्यू ले लो। बाकी सब में इतना तो करके जाओ कि आ भी गया ना तो भैया लटक के ना जाए। और ये चीज तुमको तब करनी चाहिए जब एग्जाम का 10-15 दिन ही बचा है, अभी तो 1 महीना से ज्यादा का टाइम बचा है, 10 दिन बचा है, तुमको इंपॉर्टेंट चाहिए और ये वीडियो मिला है, तो भैया तुम इसी को करके जाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जनरेट होने लगेगा। डन सर, बाकी फिर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। पुण्य करोगे तो पुण्य मिलेगा भी, है कि नहीं? करोगे भला तो होगा भला, कर भला तो हो भला। राधे राधे, है कि नहीं? तो सर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।